आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून और मैं हूं आपके साथ आरजे तौसीफ और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसी हस्ती की जो नजरों से नहीं दिल और जज्बे से देखते हैं सपने और उन्हें हकीकत में बदलते हैं। और आज हम जो हर वर्ष पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, ये उनके ही प्रयासों से सफल हो पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माननीय श्री ताहा इदरीस हाजिक सर की, जो गोवा स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सेक्रेटरी हैं एंड ही इज अ फर्स्ट ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर इन द गोवा सिविल सर्विसेज कैडर विद 100% विजुअल डिसेबिलिटीज। हमारे आज के मेहमान न सिर्फ हम दिव्यांगजनों के प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि एक ऐसे पदचिन्ह हैं जिस पर चलने की हमने भी ठानी है। सर की उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें 3 दिसंबर 2023 को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से प्राप्त हुआ। Taha sir has also received the Best Bureaucrat Award from the Honorable Governor of Goa on January 26, 2024। इतना ही नहीं, ताहा सर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत हैं, साथ ही तकनीक और एक्सेसिबिलिटी फील्ड में भी एक्सपर्ट ट्रेनर हैं। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू तौसीफ जी, थैंक यू सर। 91.2 NIVH हेलो दून को 4 चांद लग जाते हैं जब आप जैसे मेहमान हमारे शो में आते हैं। तो चलिए सर जी, तो चलिए सर सवालों का सिलसिला शुरू करें। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो मुकाम आपने हासिल किया है, तो सपने देखने से लेकर इस मुकाम को हासिल करने तक के सफर में एक क्या ऐसी चीज थी जिसने कभी आपका हौसला टूटने नहीं दिया? तौसीफ जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे NIVH देहरादून पे इनवाइट करने के लिए, रेडियो पे। आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम कोई एक पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, जी, चाहे पर्सन विद ब्लाइंडनेस हो, पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर्ड हो, या कोई भी 21 किस्म की डिसेबिलिटी या कोई एक अदर किस्म की कंडीशन हो हमारे में, जी, हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तौसीफ साहब, बहुत मेरी कंडीशन आप देखेंगे तो 2 साल की उम्र थी जब ये पता चला था कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। जी सर। पेरेंट्स का उसका यही कहना था कि ठीक है, अगर है फाइन, लेकिन आगे क्या? कोई भी हमारे पास से, हमारे जो अम्मी अब्बा है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं ठीक है, अगर ये है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, या उस पे खाली हम उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, वो कभी नहीं हुआ। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो हम लाइफ में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। तो इसी सिलसिले में सर मेरा दूसरा सवाल है सर कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही सर? सच्ची बताऊं तो ये प्रेरणा नहीं थी। मैंने 2006 से मैंने नैब गोवा में काम करना शुरू किया था एज कंप्यूटर ट्रेनर और म्यूजिक ट्रेनर, एंड फिर बाद में 2009 और फिर 2011 तक के मैं वहां था। 2011 में मैं शिफ्ट हो गया पुणे में, जहाँ पे पुणे ब्लाइंड्समैन एसोसिएशन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पे हमने पूरा जो उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है उसे रिवाइव किया, एंड उस दौरान में, उस जमाने में जो ऑडियो बुक्स चलती थी, काफी लोगों को अंदाजा होगा, जहाँ पे ऑडियो बुक्स चलती थी MP3 में, एंड उसे फिर हम फॉर्मेट लाइक डेजी, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम कन्वर्ट करते थे। वहां पे लाइव लोग आते थे, हिंदी मराठी इंग्लिश जो नोट्स होती थी उसमें रिकॉर्ड करते थे, एंड उससे हम लोग वहां पे बैठ करके कन्वर्ट करते थे, एंड सारे महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता था एज पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। वो होने के साथ साथ यहाँ पे मैंने एक गोवा में एक गवर्नमेंट का एग्जाम आंसर किया था, ग्रुप C का, जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का था, कला एवं संस्कृति विभाग का। तो जहाँ पे नसीब से मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होके जब मैं वापस पुणे से आया 2 साल के बाद, 2013 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, 2014 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया फरवरी में। तब ऐसा लगा कि मैंने शायद एक प्राइवेट जॉब छोड़ के गलती कर दी, क्या कर दिया मुझे नहीं पता,
क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझाना सरकार में काफी डिफिकल्ट था कि एक पर्सन विद ब्लाइंडनेस भी काम उसी तरीके से कर सकते हैं तो दूसरे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आई वाज फॉर्चुनेट इनफ के उस टाइम पे जो डायरेक्टर हुआ करते थे उस डिपार्टमेंट के, वो 1-2 महीने में थोड़ी बहुत कैपेसिटी समझ करके मुझे उन्होंने उन्हीं के अंडर जो सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी वहां पे एज इंचार्ज ऑफ द रिसोर्स रूम का तौर पे मुझे वहां पे ट्रांसफर कर दिया। जी सर, ये आप गोवा की बात कर रहे हैं? ये गोवा की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं रिसोर्स रूम में ट्रांसफर हो गया, इंचार्ज बन गया वहां का, तो काफी अलग अलग चीजें जो मैं पीबीए में जो एनएबी में मैं करवाता था चीजें, वापस वही जर्नी शुरू हो गई एंड बहुत मजा आने लगा काम में। 2015 में एक एड आई हमारे गोवा सिविल सर्विसेज की, जहाँ पे ये एग्जाम्स थे, तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, क्या एग्जाम्स है, एक बार आंसर करके देखते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग एग्जाम्स। इसमें कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ऐसा था कि चलो ठीक है कुछ एग्जाम्स है, हम आंसर करते हैं, आगे देखते हैं। जी सर, हमें एग्जाम्स और रिटन एग्जाम आंसर करने के बाद जो है तो रिटन एग्जाम में क्लियर हो गए, फिर इंटरव्यू में क्लियर हो गए एंड उसके बाद फिर 2016 में गोवा सिविल सर्विसेज की जो है तो सर्विसेज वहां से रिजाइन करके गोवा सिविल सर्विसेज की सर्विसेज हमने ज्वाइन की। यहाँ पे जब ज्वाइन की तब अगेन वही सब कहानियां शुरू हुई, लेकिन अब स्लोली करके कहीं ना कहीं अब बदलाव आ रहा है ऐसा लग रहा है। जी। तो सर, जैसे आपने एक सेंसिटाइजेशन की बात की थी कि लोगों को अवेयरनेस की कमी होती है, इसकी वजह से मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो हमने स्टेप लिया है शायद वो गलत तो नहीं है। तो आज जैसे कि सर हम देखते हैं कि एक दिव्यांगजन खुद को हर जगह प्रूव कर पा रहा है, जॉब्स में देखें, चाहे बिजनेस में देखें, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में। तो सर आप इस विषय में क्या मानते हैं कि इसको नॉर्मलाइज करने में अभी भी कितना संभव है ये? इसमें ना 2 चीजें तौसीफ जो मैंने देखी है आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस में आपको बोलूंगा। एक वो पहलू है जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें समझे जी, एंड दूसरा एक वो पहलू है जहां पे वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। एंड मेरे लिए दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कि हम खुद को नहीं समझेंगे, जब तक कि वी डोंट अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्व्स, मेरे ख्याल से हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। यस सर। उसके लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि एक्सेप्ट एज व्हाट वी आर। मतलब आपकी अगर कोई डिसेबिलिटी है, आपकी अगर कोई कंडीशन है, उसे एक्सेप्ट करें। जी, डिसेबल होना कोई गुनाह नहीं है, डिसेबल्ड होना कोई खराब बात नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में लिमिटेशंस आ जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं टेक्नोलॉजी देखूं तो शायद वो लिमिटेशन से हम पार कर जा रहे हैं। यहाँ पे बात यह है कि अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस मैं 100% ब्लाइंड हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जी। जहां मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर बात है कि हम सोसाइटी या हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं उन्हें हाउ वी आर सेंसिटाइजिंग। इसमें से 100 में से आपको 50% ऐसे मिलेंगे हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट हैव द कैपेसिटी। बराबर फर्क। एंड ये मैंने देखा है कि खाली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ शायद नहीं है, शायद हर एक के साथ है। बिल्कुल सर। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे पीयर हमें समझे, सारे हमारे जो बॉसेस हैं हमें समझे, या सारे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हमें समझे। हो सकता है कुछ लोग हमें समझेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, हो सकता है कि सम पीपल बिकम आवर राइवल्स, सम पीपल थिंक कि नहीं वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। लेकिन बात सिंपल है कि जब हमें पता है कि हमारी ये कैपेसिटी है, हम ये चीज कर सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी ये चीज करवाने के लिए हेल्प कर सकती है, तो मेरे ख्याल से लेट्स गो ऑन दैट वे। बहुत बार इसमें तौफीक साहब खाली बस एक सॉरी ऐड कर दूं मैं। जी। जब मैंने शुरू किया था सिविल सर्विसेज, तकरीबन 2 पोस्टिंग थी मेरी, उसमें से एक पोस्टिंग वाज वेरी गुड, दूसरी पोस्टिंग में वही था कि भाई उन्हें समझाना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो गया था। बिल्कुल। और मेरा डिप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की पोस्ट लगी, तब कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आने लगा, चीजें होने लगी, एंड फाइनली फिर प्रमोशंस के बाद आई एम हियर एज सेक्रेटरी कमीशन डिसेबिलिटीज, एंड नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि भाई जो चीजें हो रही है, जो कमिश्नर साहब एंड मंत्री साहब एंड सीएम साहब का जो सपोर्ट है इज इमेंस, हमारे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ का जो सपोर्ट है इज इमेंस। मतलब
उसमें कोई भी डाउट नहीं। उन लोग का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो हम शायद अकेले कुछ ना कर पाए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और उसमें सर कई बार ये भी होता है कि ये हम लोगों के साथ ये चुनौती आती हैं, और एबल्ड बॉडी लोगों के साथ भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। ये तो जब हम लोगों से मिलते हैं, दुनिया में एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं सर। सर इसी सिलसिले में हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप काफी समय से डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अभी भी आप क्या मानते हैं सर कि कौन से ऐसे पहलू रह गए हैं जिन पे ज्यादा काम करने की अभी भी जरूरत है सर? जो जर्नी में देखूं तौफीक साहब, 2000 से लेके अभी तक के तकरीबन यस सर 25-26 साल हो गए। उस वक्त जो हुआ करता था, सबसे पहले अगर मैं टेक्नोलॉजी का बताऊं तो टेक्नोलॉजी उस वक्त काफी महंगी हुआ करती थी। अगर मैं पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट का ही बोलूं तो हम उस वक्त स्पेसिफिकली फ्रीडम साइंटिफिक का जॉज यूज करते थे। एंड जॉज उस वक्त फ्रीली अवेलेबल होना बहुत मुश्किल हुआ करता था कंट्री में। डेफिनेटली सर। तो फ्रैंकली काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसके लिए काफी लोग क्रैक यूज करते थे, काफी लोग उसका 40 मोड वाला वर्जन यूज करते थे। बहुत कम ऐसे लोग हुआ करते थे जो एक्चुअली वेयर परचेजिंग द लाइसेंस वर्जन एंड यूजिंग इट। अब मैं स्लोली जो जर्नी देख रहा हूँ, काफी ऑप्शंस अब स्क्रीन रीडर के आ गए हैं अपने पास, चाहे वो एनवीडिया हो या चाहे कोई भी चीज हो। उसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं एक चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुकम्मल हो गया है, सब कुछ बेहतर है, नहीं। लेकिन एक जो ड्राइव आया है यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करना है काफी चीजों में, जी, वो मेरे ख्याल से काफी बेहतर हो रहा है। लोग थोड़ा समझने लगे हैं कि यस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ये कैपेसिटी है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अराउंड है तो ये चीजें कर सकते हैं। मैं अगेन ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा हो गया है, लेकिन जो मैं 25 साल पहले देख रहा हूँ और जो अब देख रहा हूँ उसमें बहुत फर्क हो गया। जी। आज की तारीख में तौफीक साहब, अगर आप एज आरजे यहाँ पे हो, अगर मैं एज सिविल सर्विसेज गोवा स्टेट का हूँ, या अगर और कोई TCS या IBM में कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर लीड बैठा है, तो वो बहुत ज्यादा चीजें कहता है। आप जैसे बखूबी आपने कहा कि स्पोर्ट्स में पीपल आर एक्सेलिंग वेरी मच, पीपल आर एक्सेलिंग वेरी मच इन टेक्नोलॉजी, इन गवर्नमेंट, इन प्राइवेट। तो ये हो रहा है क्योंकि पीपल आर रियलाइजिंग कि देयर इज अ स्कोप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। देयर इज अ स्कोप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, बीइंग विद इन अ सोसाइटी, कहीं ना कहीं लोगों की एक वैल्यू और लोगों का एक जो अपनाना है वो थोड़ा बेहतर हो गया। जी। तो सर आपने शुरू में बात करी थी कि जो ऑडियो बुक्स आप डेजी फॉर्मेट में बनाते थे सर, तो हमारे संस्थान में भी सर टॉकिंग बुक यूनिट है जिसमें सालों से डेजी बुक्स बन रही हैं एक्सेसिबल फॉर्मेट में। तो सर इसके अलावा जैसे आप डेजी बुक्स हैं या और भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपने काफी काम किया है, तो इन दोनों को अगर हम साथ में लेकर के चलें तो क्या चुनौतियां खास जो रही जिस पे आपने ज्यादा काम किया है, जो हमारे श्रोताओं का आप बताना चाहेंगे सर? I was very lucky enough to have done a lot of sensitization programs all over the country. In between 2012 से 2014 तक के, एंड अभी भी मैं अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ। जब हम लोग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, काफी लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं है। मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी कि भाई एक कंप्यूटर एक पर्सन से विजुअल इम्पेयरमेंट चला पा रहे हैं, या एक मोबाइल अगर वो है तो वो चला पा रहे हैं, तो आज भी पीपल गेट सरप्राइज्ड। अगर मैं उन्हें ये बोलूं कि भाई एलेक्सा कहीं ना कहीं इसके लिए नहीं बना है कि भाई वो पर्सन डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन एकदम सीवियर डिसेबिलिटी के लिए एलेक्सा जैसा अच्छा डिवाइस शायद ना हो, सीरी या गूगल होम जैसा डिवाइस ना हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बना रहा है। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जी, जो हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए बोन है, सबसे अच्छी बात यह है कि कई इसमें से टेक्नोलॉजी ऐसी है जो खाली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं बनाई गई है। जी, इज अंडर द बैंक्वेट ऑफ अ बैनर कॉल्ड यूनिवर्सल डिजाइन। अब यूनिवर्सल डिजाइन के अंदर अगर कोई चीज बन रही है तो सबके लिए बन रही है, समावेशी बन रही है, इंक्लूसिव बन रही है। तो वो
हम एज प्रोडक्ट बिल्डिंग मेरे ख्याल से समझना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो मेरे ख्याल से तौफीक साहब हम समझ गए ना, वी अचीव। आज की तारीख में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब इज हैविंग अ बैनर कॉल्ड इंक्लूसिव इंडिया। सिमिलर लाइंस में हमारे गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत सा सपना है जो वो देख भी रहे और कहीं ना कहीं मैं सफल होते हुए देख रहा हूँ, जो है इंक्लूसिव गोवा। एंड उनका ये सपना है कि भाई गोवा को उन्हें एक मॉडल स्टेट बनाना है इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन। तो ऐसे अगर सपने देखने वाले हमारे साथ शायद लोग रहे तो बहुत जल्द हम हमारे अराउंड खाली इंक्लूजन देखेंगे, एक्सक्लूजन नहीं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सर जैसे आपने इंक्लूसिविटी की बात करी और खास करके एजुकेशन हो या और भी तमाम ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें इंक्लूसिविटी शामिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे सर आपने गोवा की बात करी, तो गोवा से ही सर हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है एक्चुअली सर। जैसे कि हम जानते हैं सर कि हर साल गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट हो रहा है और इस बार भी ग्रैंड पर्पल फेस्ट गोवा में ही सेलिब्रेट होने जा रहा है। तो इस बार ऐसा क्या कुछ नया होने वाला है जो हमारे लिए सबके लिए खास होगा? तो गोवा में अभी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 फ्रॉम 9th to 12th अक्टूबर हो रहा है। जी जी। ये हमारा तीसरा एडिशन है एंड हर एडिशन में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया लाए। इस बार वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ to collaborate. It is being organized by the Department for Empowerment of Persons with Disabilities, Goa, Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Goa, in collaboration with Department of Empowerment of Persons with Disabilities under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, or United Nations India. United Nations India और Government of India के आने की वजह से जो 4 साल लगे हैं हमारे वो बहुत ज्यादा है। 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ी है एंड ये सारी चीजें देख करके यूनाइटेड नेशंस इंडिया ऑफिस भी बखूबी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे साथ जुड़ गई है। अभी इस बार हम काफी लेवल पे ग्लोबल गए हैं, काफी कंट्रीज है जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही है जिनके कंफर्मेशंस ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। जी जी जी। इन रिगार्ड्स टू अलग अलग जो चीजें यहाँ पे होने वाली है, चाहे वो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो, बहुत सारे एग्जीबिशंस हो, जी, बहुत सारे एक्सपीरियंस जोन्स हो जो इस बार हमारा हाईलाइट रहेगा, बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। जी, कि सर हर डिसेबिलिटी अपने आप में हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। ऐसे में कंपटीशन के इस दौर में अपनी पहचान बनाने के लिए सर हमारे लिसनर्स को और हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे सर आप? सबसे पहली चीज, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी कैपेसिटी को समझे। नंबर 1, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इट इज अ बिट चैलेंजिंग टू प्रूव योरसेल्फ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी, हमें अगर फर्ज करे कि हम एक चीज स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये ना हो जाए कि नहीं वो चीज नहीं रही तो हम दूसरे पे चले गए, हम तीसरे पे चले गए, हम चौथे पे चले गए। हाँ, एक तो हमारे पास चॉइस होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है एंड वो कैपेसिटी हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, सो दैट हम सामने वाले को ये कन्विंस कर पाए या ये एक्सप्लेन करने की बार बार कोशिश कर सके कि यस, जैसे आप कर सकते हैं, हो सकता है मेरा तरीका कुछ और हो, लेकिन गारंटीड रिजल्ट्स वुड बी द सेम। बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हमें खुद को समझना जरूरी है, अपने स्किल्स पे काम करना जरूरी है और दुनिया को ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि यस वी कैन डू इट। तो सर जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू तौफीक साहब, थैंक यू सर।